हेलो स्टूडेंट्स। आई एम सॉरी, एक्चुअल में लास्ट कुछ डेज से मैं काफ़ी बिजी था, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया जो हमारी यूट्यूब में सीरीज चल रही थी। आज मैं दोबारा से उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थे, और 35 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज 36 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। गुड इवनिंग गोपी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 36 क्वेश्चन। इसमें आपको ना ऐसे मरकरी दे रखी थी, और इसमें एक ट्यूब दे रखी थी, और यहां तक मरकरी है। और ये तुम्हें दे रखा था 8 सेंटीमीटर। अब तुम क्या करते हो कि ये जो आपको ट्यूब दे रखी है, इसका ऊपर वाले एंड को क्लोज कर देते हो, और उसको 46 सेंटीमीटर एडिशनल उसकी लेंथ बढ़ाते हो। मतलब नई फिगर कुछ इस टाइप से हो जाती है। 46 सेंटीमीटर और ऐड करना है, ध्यान रखना। मतलब ये हो गया। तो कितने ऊपर तक इसमें मरकरी राइज करेगी, तुमसे ये पूछा था। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, 54 हो गया ना। ये 46 + 8, तो ये 54 सेंटीमीटर ये हो गया। तो तुमसे ये पूछा था ये एक्स कितना होगा। और टेम्परेचर तुम्हें कांस्टेंट दिया था। अगर नहीं भी दिया होगा तो तुम ऐसे क्वेश्चन में कांस्टेंट मान लेते हो। बाय द वे, इन केस अगर मिस भी कहीं हो गया तो कांस्टेंट मान लेते हो। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। हाँ, हाँ कर सकते हैं बेटा जो है, कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, एक्चुअल में जो सरफेस टेंशन इफेक्ट होते हैं ना, बाय बेटा, हाँ कोई बात नहीं। सरफेस टेंशन इफेक्ट जो होते हैं ये काफी नेग्लिजिबल होते हैं। तो तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होना चाहिए था, उसमें लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए था ना। अगर कैपिलरी में मरकरी है तो उसका लेवल थोड़ा सा क्या हो जाना चाहिए था, नीचे आ जाना चाहिए था। तो उसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। एक तो ये बात आ गई। ठीक, दूसरी बात, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई कर सकते हैं ना। लेकिन अब तुम कहोगे कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हम किस में अप्लाई करेंगे। एक्चुअल में ये वाली जो एयर है देखो, यही एयर तो अल्टीमेटली कंप्रेस होके ये पहुंच गई है। आप देखो ना, यही वाली एयर तो कंप्रेस होके ये पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, ये बताओ जो है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें तुम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई करते हो। अब उसके बाद क्या है, एक चीज और देखो। आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया था वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दिया था। अब ये पोजीशन 1 है, ध्यान रखना, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। अब देखो 1 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसका मतलब मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी।
ये तो P1 आ गया। अब V1 कितना हो गया देखो, 8 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया। अब चलते हैं P2 कितना होगा। तो आप देखो यहां पे और यहां पे P0 है, इसका मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। लेकिन मुझे यहां पे जाना है, तो इसमें x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कम हो गया। ये x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कम हो गया, तो इसका मतलब ये लिखोगे 76 - x, इतना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये हो गया। और V2 कितना हो गया, 54 में से x लेस हो गया, 54 - x, ये तो लेंथ हो गई, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया। तो अब यहां से देखो सेंटीमीटर ऑफ मरकरी तो कैंसिल हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैंसिल हो गया। तो यहां से तुम x फाइंड करो। तो इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना। एक तो हम सरफेस टेंशन इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, अदरवाइज क्या होता कि मरकरी थोड़ा सा नीचे आ जाती। दूसरा, क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तुम टेम्परेचर कांस्टेंट मान लोगे और P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई करोगे। लेकिन किस वाले पोर्शन में अप्लाई करोगे वो ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं 37 में। इसमें क्या था कि ये एक बॉब था, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, और यंग्स मॉडुलस मान लो वाई है पेंडुलम में, और इसका टाइम पीरियड टी दे रखा है। अब तुमसे कहता है कि जब एडिशनल मास m ऐड कर देते हो बॉब में, तो फिर टाइम पीरियड Tm हो जाता है। तो तुम्हें 1/यंग्स मॉडुलस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं कि नॉर्मल केस में टाइम पीरियड तुम्हें T दिया था, और जब बॉब में एक एडिशनल मास m ऐड कर देते हो, ठीक। बेटा वीडियो ऑफ कर दे अपना। जब एडिशनल मास m ऐड कर देते हो, तो फिर जो टाइम पीरियड होता है, बेटा अपना वीडियो ऑफ कर देना, वीडियो वाला पोर्शन ऑफ कर देना। एडिशनल मास जब m ऐड करते हो तो टाइम पीरियड Tm हो जाता है, तो तुम्हें 1/यंग्स मॉडुलस निकालना है, कितना होगा। देखो इसमें तुम ऐसे लिखोगे ना, बेटा वीडियो ऑफ कर दो अपना, वीडियो वाला सेक्शन ऑफ कर दो तुम। E = 2π√, L/G आ जाएगा ना। एक तो ये आ गया, राइट। अब दूसरी बात देखो, जब तुम एडिशनल मास ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ में कुछ चेंज आ जाएगा। अब न तो 2 चेंज होगा, न पाई चेंज होगा, न G चेंज होगा, लेंथ में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो Tm लगाओगे वो हो जाओगे 2π√L + Δ L हो जाएगा, अपॉन G। ये दूसरी इक्वेशन हो गई।
और लास्ट में हम आते हैं डेल्टा एल। ये एफ एल अपॉन ए वाई होता है। एफ यहाँ पे एम जी हो जाएगा, क्यों? एम जी एल अपॉन ए वाई। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। बस हो गया, 1/2 कर दोगे तो देख लेना, आ जाएगा तुम्हारा 1/y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1/2 कर देना, और उसमें भी डेल्टा एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक। फाइंड वैल्यू ऑफ 1/y। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 38 क्वेश्चन। कैपलरी राइज का दे रखा है, कैपलरी राइज वाला। इसमें डायमीटर ऑफ कैपलरी ये दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻⁻²मीटर। और जो कैपलरी राइज होता है ये 1.45 इंटू 10⁻⁻² होता है। और जी की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, और ये 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दिया हुआ है। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। डी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, ये RH(g) अपॉन 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ है। तो तुमसे परसेंटेज एरर इन टी निकालना है, कितना हुआ एक्सपेरिमेंट में। एरर का क्वेश्चन है। अब सुनो, अगर मैं ये वाले फॉर्मूले को देखूं, ठीक है, इसमें रेडियस को मैं d/2 लिख देता हूं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया DH(g)/4 इंटू 10⁻³ अब इसमें जो वेरिएबल आए, वेरिएबल अब तुम देखो तो केवल ये डी और एच वेरिएबल है, नहीं है इस एक्सप्रेशन में। जो वेरिएबल है या जिसमें एरर कह सकते हो, मतलब जिसमें एरर होगी वो डी और एच में होगी। तो इस टाइप के फॉर्मूले में तुम जानते होगे, जैसे डी प्रपोर्शनल टू डी इंटू एच हो गया ना, टी प्रपोर्शनल टू डी इंटू एच। इसका मतलब डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ये सीधे सीधे हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 हो गया बस। समझ में आ गई बात, कि आपको ये देखना होता है कि किसमें एरर हो सकती है। और हमारा फॉर्मूला सीधे टी प्रपोर्शनल डी एच आ गया, तो ये हो गया पहले जो है। अब वैल्यू रख लो, देखो डी तो तुम्हें दे ही रखा है 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब बात आती है डेल्टा डी कितना है, ध्यान से देखना। तो इसमें ये डेसिमल के बाद देखा जाता है ना, फिर क्यों? डेसिमल के बाद आपके कितने पॉइंट है उससे पता चलता है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.01 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया। उसी टाइप से जो डेल्टा एच होगा, ये भी क्या हो गया, डेसिमल के बाद फिर कितने पॉइंट हो गए ना, ये देखोगे ये। तो ये 0.01 इंटू 10⁻⁻² आ गया बस हो गया ये। नेक्स्ट हम चलते हैं 39। इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी आता है, 39 वाला क्वेश्चन।
एक लिक्विड के अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है, लिक्विड है, और इसका एरिया तुम्हें ए दिया था, और इसका रेडियस तो दे रखा है आर, और बल्क मॉडुलस वो के दे रखा है। आपसे कहता है जब एक इसके ऊपर एम रख देते हो तो इसमें डी आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, या तुम ये भी कह सकते हो डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, इस टाइप से। अब देखो इसमें क्या है, जब आप एम मास रखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, और पास्कल्स लॉ से वो एक्स्ट्रा प्रेशर हर तरफ चला जाएगा। समझ में आ गया होगा, जब आप पिस्टन के ऊपर एक मास रखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर मिलेगा, और पास्कल्स लॉ से क्या होगा, थ्रू आउट द लिक्विड चला जाएगा, हर जगह पे चला जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो कितना होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा डेल्टा पी, वो एफ बाई ए होगा, या यहाँ पे वो एम जी अपॉन ए के इक्वल होगा। एक तो इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद जो बल्क मॉडुलस होता है वो माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी होता है। अच्छा, माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो यहां से जी एक सर। तरीके, समझ में आया बेटा? ठीक है, तो यहां से तुम डेल्टा वी अपॉन वी निकाल सकते हो ना, फिर क्यों, डेल्टा वी अपॉन वी कितना हो गया, माइनस डेल्टा पी अपॉन के, या कह लो माइनस एम जी अपॉन ए इंटू के। टीएम समझ में आया, डेल्टा वी अपॉन जी सर। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं कि जो वॉल्यूम आया वो 4/3 पाई आर क्यूब हुआ, लेकिन अगेन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है बताओ, वी और ये आर क्यूब है, क्यों, वी और आर क्यूब है, और तुम्हें दिख रहा होगा वी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो एरर एनालिसिस में तुमने पढ़ा होगा पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मतलब डेल्टा वी अपॉन वी ये हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर आ जाएगा, क्यों, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इसको चाहे तो मैं परसेंटेज से भी कर सकता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वी अपॉन वी अपॉन 3, ये हो जाएगा, बस हो गया। और डेल्टा वी अपॉन वी हमने ये निकाला, ये हो गया। और माइनस साइन मैंने बता दिया कि माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम और रेडियस दोनों के दोनों क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। अब वो एक अलग बात है कि कई बार आंसर में हो सकता है कि उन्होंने माइनस को इग्नोर किया हो, समझ गए ना, कुछ आंसर में हो सकता है माइनस को इग्नोर किया हो, तो वो देख लेना। जैसे अगर माइनस दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस वाला सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस कहीं लगाया ही नहीं है आंसर में, तो फिर उसी को कर देना आंसर में। तो ये बाय द वे डेल्टा वी अपॉन 3 आ गया ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, माइनस एम जी अपॉन 3 ए के आ गया, क्यों, और कहीं पे माइनस को हटा रखा है तो कोई बात नहीं, तब भी चलेगा, ये कह देते। नेक्स्ट चलते हैं 40। तुम्हें इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास दे रखी है, इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास,
और ये 379 मेगा पास्कल दे रखी है। और इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है ना कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस की लिमिट दे रखी है तुम्हें, कि इतना मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो आप। ये समझ में आया ना, इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है। तो आपसे कहता है कि वायर का, कोई मान लो वायर बनाते हो इसका जो है, तो इसका मिनिमम डायमीटर कितना हो, सो दैट कि आप इसमें 400 न्यूटन का वेट सस्पेंड कर सको। सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना, ब्रास की तुम्हें इलास्टिक लिमिट दे रखी है, मतलब कितना मैक्सिमम स्ट्रेस तुम अप्लाई कर सकते हो। तो वायर का तुम्हें मिनिमम डायमीटर पूछ रखा है कि आप 400 न्यूटन का वेट उस पर सस्पेंड कर सकते हो। तो ये बताओ कि जो स्ट्रेस बना, वो फोर्स अपॉन एरिया आ गया ना। और एरिया को लिख लो πd² बाई 4। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम रख देना, क्यों, इसकी वैल्यू मैक्सिमम रख देना कितनी, 379 इंटू 10⁶, वो मेगा पास्कल थी, ये हो गई। और यहाँ पे फोर्स रख देना 400 न्यूटन। तो यहाँ से डायमीटर फाइंड कर लेना, बस हो गया। और ऑब्वियस सी बात है वही मिनिमम डायमीटर होगा, क्योंकि उससे ज्यादा रखो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं है, तुमने स्ट्रेस मैक्सिमम यूज कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर की मिनिमम लिमिट आ गई, बस हो गया। उससे ज्यादा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 41। तुम्हें दो मटेरियल दिए हुए हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी, ये रेशियो दे रखा है। बहुत क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से 7/4 है। एनीवे, रेशियो से मतलब है तुम्हें। अब ए की लेंथ 2 मीटर दे रखी है, और तुम्हें रेडियस दे रखी है आर। बी की लेंथ 1.5 मीटर दे रखी है, और इसकी रेडियस है 2 मिलीमीटर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी ध्यान रखना। और तुमसे कहता है कि डेल्टा एल दोनों में सेम है, और वो भी सेम लोड के लिए। तो तुमसे आर पूछा हुआ है, कितना होगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए और बी मटेरियल्स के यंग्स मॉडुलस का रेशियो दिया हुआ है 7/4, मुझे दिख रहा है। थोड़ा हो सकता है मैंने लिखने में गलती की हो, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। ए की तुम्हें लेंथ दे रखी है और रेडियस दे रखा है, बी की लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है, और सेम लोड के लिए डेल्टा एल सेम दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, आर निकलना है कितना होगा। अब ये बताओ कि डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है, वो FL/AY होता है। और ए का मतलब πr², रेडियस का स्क्वायर। अब डेल्टा एल तुम्हारा सेम है, डेल्टा एल सेम है देखो, एफ सेम है, ये दो चीजें सेम है, ध्यान रखना। इसका मतलब लेंथ अपॉन वाई इंटू आर स्क्वायर, ये भी सेम होगा ना फिर, क्यों, लेंथ अपॉन वाई इंटू आर स्क्वायर, वो भी सेम होगा। तो सिंपल तुम्हें लिखना है लेंथ ऑफ ए अपॉन वाई ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए, इसका स्क्वायर, इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, वाई ऑफ बी, रेडियस ऑफ बी, इसका स्क्वायर हो गया, बस हो गया। बाकी चीजें तुम्हें दे रखी हैं, तो यहाँ से रेडियस ऑफ ए निकल लेना। टीएम समझ में आया बेटा।
जी सर। लेंथ का फॉर्मूला होता है FL/AY। फॉर्मूले याद रखना, बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं होगा बेटा जो है, ठीक है। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है FL/AY, ठीक। और यहाँ पे फोर्स सेम है, और चेंज इन लेंथ सेम है, ठीक है ना। फोर्स और चेंज इन लेंथ सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब लेंथ अपॉन वाई इंटू आर स्क्वायर वो सेम आएगा दोनों के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 42। ये 4 kg दे रखा है, और इसकी रेडियस 2 मिलीमीटर दे रखी है, और स्टील दे रखा है, और जी की वैल्यू 3.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमसे टेंसाइल स्ट्रेस पूछा हुआ है। एक बात बताओ, स्ट्रेस पूछा हुआ किस हो गया? स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया हो गया ना, क्यों? और फोर्स का मतलब mg आ गया, और एरिया का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² हो गया, बस हो गया, क्यों? अब यहाँ पे मास तुम्हें दे रखा है 4 kg, और रेडियस कितनी देर की, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी देर की, 2 मिलीमीटर देर की, बस हो गया, क्यों? उसको प्रॉपर SI यूनिट में चेंज कर लेना सबको, वहां से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? TM। जी सर। अब चलते हैं 43। ये कैटापल्ट पे बेस्ड था। गुलेल जो होती है ना, कैटापल्ट, गुलेल जो होती है बेटा जो है, ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है 42 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दे रखा है 6 मिलीमीटर, और एक इसमें स्टोन लगाते हो, ठीक है, 0.02 kg का। और इसको जो स्ट्रेच करते हो वो 20 सेंटीमीटर करते हो। तो जैसे ही पत्थर छूटता है तो उसको जो इनिशियल वेलोसिटी मिलती है वो 20 मीटर पर सेकंड मिलती है। तो तुम्हें पूछा भाई यंग्स मॉडुलस कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कैटापल्ट या गुलेल पे बेस्ड है। जी सर। इसमें आप पत्थर लगा के उसको खींचते हो, ठीक। सारी वैल्यूज तुम्हें दे रखी है, तो तुम्हें उसका यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो एक सिंपल सी बात बताओ कि इसमें जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ½ mu² के इक्वल होगी ना, बस हो गया, क्यों? तुमने इतनी स्टोर एनर्जी की है ना, ½ K इंटू डेल्टा L का स्क्वायर। ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बता, ½ mu² में कन्वर्ट होगी, बस हो गया। ये तो हुआ कि तुमने उसको खींच के कितनी एनर्जी वो की, बताओ जो है उसमें कितनी स्टोर की, ½ K डेल्टा L का स्क्वायर। और वही अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गई, ½ mu² में कन्वर्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे जो K होता है, ये तुम जानते होगे YA/L के इक्वल होता है। अब ये थ्योरी पड़ी होनी चाहिए तुम्हारी, फिर नहीं है? किसी भी वायर का जो K होता है YA/L के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये फिर πd² बाई 4 होगा। अब सारी वैल्यूज दे रखी हैं, वहां से यंग्स मॉडुलस निकाल लेना, बस हो गया। तो इसमें दो चीजें मेन है। एक तो किसी भी वायर का जो फोर्स कांस्टेंट K होता है वो YA/L के इक्वल होता है, और
एनर्जी तुमने जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दी वो दी हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर में, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक। अब चलते हैं 44। इसकी लेंथ दे रखी है 2 मिलीमीटर, 2 मीटर सॉरी, और इसकी रेडियस दे रखी है 1 मिलीमीटर, और जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो 4 मिलीमीटर का आ रहा है। ये हो गया। और इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है वो 8 दे रखी है। अब अब इसको लिक्विड में इमर्स करते हो, इमर्स्ड इन लिक्विड। और इस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी 2 दे रखी है। तो तुम्हें नया चेंज इन लेंथ निकालना है, कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेट की वजह से एक चेंज इन लेंथ आ रहा है, वेट की रिलेटिव डेंसिटी 8 दे रखी है, और फिर तुम उसको लिक्विड में इमर्स करते हो, और उस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी 2 दे रखी है, तो नया चेंज इन लेंथ कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, देखो डेल्टा एल, ये एफ एल अपॉन ए वाई होता है। अब लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वाई, ये तो अनचेंज है ना, ये थोड़ी चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब जो चेंज इन लेंथ हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुमने कितना फोर्स लगाया, बस ये हुआ कह लो एक तरीके से। तो डेल्टा एल डैश अपॉन डेल्टा एल, ये हो जाएगा एफ डैश अपॉन एफ, और एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी वेट माइनस अपथ्रस्ट, और एफ का मतलब हो गया वेट, क्यों, ये हो गया। अब चलते हैं वेट कितना होगा। वेट होगा टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वेट इंटू जी, ये हो गया। और अपथ्रस्ट कितना होगा, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और इसी टाइप से वेट हो गया टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वेट इंटू जी, ये हो गया। तो यहां से डेल्टा एल डैश फाइंड कर लें। ये समझ में आया बेटा, क्लियर सर। समझ में आ गया ना। और बच्चों वाली बात ये मत वो करना कि सर आपने रिलेटिव डेंसिटी को ही डेंसिटी वर्ड यूज कर लिया है। एक्चुअल में क्या होता है कि सीजीएस सिस्टम अगर मैं यूज करूं, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वही वैल्यू एक्चुअल में डेंसिटी के इक्वल आ जाती है ना। जैसे मान लो किसी की रिलेटिव डेंसिटी 4 है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई। समझ में आ गया कि सीजीएस सिस्टम में जो भी रिलेटिव डेंसिटी होती है वही एक्चुअल में डेंसिटी हो जाती है, बस उसमें यूनिट आ जाती है रिलेटिव, मतलब डेंसिटी में यूनिट आ जाती है, और रिलेटिव डेंसिटी विदाउट यूनिट होती है ना। कि अगर रिलेटिव जी डेंसिटी, सर। तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी फिर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुई, बस ये कह लो। ठीक। उसके बाद चलते हैं 45। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कभी। ये एक रॉड है, इसमें ना तुम कॉम्प्रेसिव फोर्स भी लगाते हो ऐसे, और यही पूछा हुआ है, और साथ में टेम्परेचर इंक्रीज भी करते हो। तो तुमसे कहता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो सो दैट लेंथ अनचेंज है। कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, बाकी वैल्यूज तो तुम रख ही लोगे।
अब ये बताओ, कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर तुमने अप्लाई किया तो उसकी लेंथ को कम हो जाना चाहिए था, और जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लेंथ को बढ़ जाना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों तरफ से जो चेंज इन लेंथ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, बस हो गया। समझ गए ना? कॉम्प्रेसिव फोर्स से लेंथ को कम होना चाहिए था, और टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ को बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेंथ अनचेंज्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों से चेंजेस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो डेल्टा एल फ्रॉम एफ इक्वल टू डेल्टा एल फ्रॉम टेम्परेचर, ये होना चाहिए। क्यों? और एफ से कितने लेंथ में चेंज होता है? एफ एल अपॉन ए वाई। और टेम्परेचर से लेंथ में कितना चेंज होता है? एल एल्फा डेल्टा थीटा। क्यों? ये हो गया। लेंथ तो कैंसिल हो गई, ये हो गया। तो यहां से तुम एफ निकाल लेना, बस हो गया। बाकी चीजें दे रखी होंगी तुम्हें। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, डेल्टा थीटा हो या डेल्टा टी हो, वो सेम होता है, ध्यान रखना। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस और 2 केल्विन का डिफरेंस वो सेम होता है, ध्यान रखना जी। तो ये आगे करिए। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, कि फोर्स अप्लाई करने से उसकी लेंथ को कम होना चाहिए था, और टेम्परेचर से बढ़ने से उसकी लेंथ को बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेंथ अनचेंज्ड है। इसका मतलब दोनों की वजह से जो चेंज इन लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 46। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये पानी में दे रखा है ना, ऐसे। D1 डेप्थ पे प्रेशर तुम्हें दे रखा है 5.05 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। पास्कल पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और D2 डेप्थ पे वाटर दिया हुआ है, प्रेशर दे रखा है 8.08 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। तो तुम्हें D2 माइनस D1 निकालना, बस हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। ये बताओ, ये वाला जो प्रेशर है, अच्छा मैं इस प्रेशर को P1 कह देता हूँ, इसको P2 कह देता हूँ। तो ये बताओ, जो P2 होगा वो P0 प्लस रो वाटर जी D2 हो जाएगा ना, रो जी एच। और इसी टाइप से जो P1 होगा वो हो जाएगा P0 प्लस रो वाटर जी D1। अब 1 में से 2 को माइनस कर दो, बस हो गया। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, P2 माइनस P1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी रो वाटर जी D2 माइनस D1। क्यों? तो यहाँ से D2 माइनस D1 निकालें। ये हम समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है। जी सर। डी डेप्थ नीचे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? P0 प्लस रो जी इंटू डी होता है, के लिए। अब चलते हैं 47 क्वेश्चन में। एक वुडन ब्लॉक वाटर में, ये वाटर था, हाँ। इसका 4/5 वॉल्यूम डूबा हुआ है। ये हो गया, ठीक। अब तुम क्या करते हो? इसके ऊपर ऑयल डालते हो, तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, ऑयल उसमें हाफ हाफ हो जाता है, जस्ट डूब जाता है बेटा।
मतलब ये ऑयल हो गया और ये वाटर आ गया, और दोनों में मैंने तुमसे कहा हाफ ऑफ वॉल्यूम डूबा होता है, ध्यान रखना। हाफ वॉल्यूम इन ईच। तुमसे पूछता क्या? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या है? कि जब वो सिर्फ वाटर में तैर रहा था तो फोर्थ फिफ्थ वॉल्यूम इमर्स था, और जब उसके ऊपर तुम ऑयल भी डाल देते हो तो जस्ट पूरा डूब जाता है, और हाफ ऑफ वॉल्यूम ये कह लो जो है। अब कोई भी अगर फ्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज अगर तैर रही होती है, तो हम एक ही इक्वेशन लगाते हैं ना, वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। क्यों? एक ही जी। इक्वेशन, वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो अब मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, बस हो गया। देखो, वेट इक्वल टू, पहले वाले केस में अपथ्रस्ट कितना लिखूंगा, ध्यान से देखना बेटा जी। पहले वाले केस में क्या लिखूंगा? 4/5 वी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये हो गया ना? ठीक। दूसरे वाले केस में कितना लिखूंगा? वो दोनों से अपथ्रस्ट आएगा ना, V/2 रो वाटर इंटू जी। ये अपथ्रस्ट तो आया वाटर से, प्लस V/2 रो ऑयल इंटू जी। ये आ गया। क्यों? बस इस वाली इक्वेशन से देख लो, तो यहां से मेरे के से तुम्हारा रो ऑयल निकल जाएगा। क्यों? रो वाटर को 1 रख लेना, फाइन रो ऑयल। क्यों? और जो भी तुम्हारा रो ऑयल निकलेगा वही एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल भी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने रो वाटर को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिया है। इसका मतलब एक तरीके से मैं सीजीएस यूनिट यूज कर रहा हूँ। क्यों? और सीजीएस में अभी मैंने बता ही दिया कि जो भी रिलेटिव डेंसिटी होती है वही फिर विद यूनिट्स डेंसिटी बन जाती है। समझ में आया टीएम? कि कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रही होती है तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो पहली फिगर में अगर मैं अपथ्रस्ट लिखूंगा तो आ जाएगा 4/5 वी रो वाटर इंटू जी। और दूसरी फिगर में क्या हो गया? हाफ वॉल्यूम से रो वाटर से अपथ्रस्ट आएगा, और हाफ वॉल्यूम में ऑयल से अपथ्रस्ट आएगा। बस हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं 48। ये क्वेश्चन भी बड़ा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। रेडियस आर दे रखी है, तो एक विस्कस मीडियम में टर्मिनल वेलोसिटी v1 दे रखी है। अब 27 सच ड्रॉप्स, ये मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, और टर्मिनल वेलोसिटी v2 दे रखी है। तो तुम्हें v1/v2 निकालना है। ये करीब करीब हर क्लास में करवाते ही हैं, तो सुनो। अगर तुम्हें याद हो, टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर ये होता है। क्यों? एक तो ये हो गया। अब मैंने 27 ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई है। ठीक। तो मैं वॉल्यूम इक्वेट करूं तो क्या होगा? देखो, 27 into 4/3 पाई r³ इक्वल टू 4/3 पाई r डैश का क्यूब। क्यों? ये आ गया। तो यहां से 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया। यहां से जो r डैश आया वो 3r आ रहा होगा मेरे ख्याल से। क्यों? ये हो गया। इसका मतलब जो रेडियस आई वो 3 टाइम्स आ गई।
इस वाले रिलेशन को अगर मैं देखूं तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स। तो V1/V2 कितना हो जाएगा फिर, V2 9 टाइम्स हो गया बेटा, 1/9 हो जाएगा क्यों। TM याद आ रहा है, ये क्वेश्चन हम कई बार करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात, अगर हम वॉल्यूम्स इक्वेट करें तो बड़ी ड्रॉप की जो रेडियस होगी वो 3 टाइम्स होगी। इसका मतलब जो टर्मिनल वेलोसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, 9 टाइम्स बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 49। ये क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में खूब करते हैं। एक टैप से ना पानी गिर रहा है और नीचे को धीरे धीरे देखोगे तो ये ऐसे होता जाता है बेटा। ये तुम्हें H दे रखा है 0.15 मीटर। अच्छा, प्रेशर को कांस्टेंट मानना है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पे जो एरिया दे रखा है वो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर दे रखा है। और यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है वो 1 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो यहाँ पे तुम्हें एरिया निकालना कितना होगा। इसमें देखो क्या क्या फिजिक्स लगती है। इसको मैं 1 ले लेता हूँ, हाँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ। एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगती है ना, A1V1 = A2V2, क्यों। एक तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लग गई। दूसरा, V2 ऑब्वियस सी बात है V1 से बड़ा होगा, 2 पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। और V2 ये हम कई जगह करते हैं, काइनेटिक्स में भी करते हैं, वर्क एनर्जी पावर में भी करते हैं। ये हो जाता है √V1 का स्क्वायर +2GH कर देना, क्यों, TM। जी सर। बस हो गया, A1V1 = A2V2 कर देना, और V2 = ये कर देना, √V1 स्क्वायर +√2GH। अब अननोन्स हमारे क्या क्या हैं देख, अननोन्स हमारे पास दो ही तो हैं, एक तो है A2 और एक है V2। दो इक्वेशन मैंने दे दी है, वहां से निकल जाए कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आज इसका लास्ट वो करते हैं, 50th क्वेश्चन। इसमें ना एक लिक्विड फिल था, हाफ, पुस्तक हाफ फिल्ड, और इसकी रेडियस दे रखी थी 5 सेंटीमीटर। अब तुमसे कहता है कि जब तुम लिक्विड को घुमाते हो ना तो ये ऐसे पहुंच जाता है, ओमेगा से घुमा रहा है। तो तुमसे एक आता है ये H कितना होगा। ये वैसे हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि ये पैराबोलिक शेप बन जाती है। क्लासेस में ये पढ़ते हैं हम लोग, ये पैराबोलिक शेप बन जाती है। इसको कैसे करते थे याद करो। अच्छा, ओमेगा भी तुम्हें दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड। और इसको मैं ले रहा हूँ R, ठीक है। इसमें हम कुछ ऐसे करते हैं ना, जैसे 1 पे है, फिर यहाँ पे 2 पे गए, और यहाँ पे 3 पे आए। तो मैं तो ऐसे करता हूँ कि 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ,
और प्रेशर की इक्वेशन लगा दो, बस हो गया। प्रेशर इक्वेशन। अब 1 पॉइंट ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो पी नॉट लिखा। फिर जब हम एक्सिस से दूर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है बेटा जी। समझ गए ना, एक्सिस से दूर जाने पे प्रेशर बढ़ता है, और एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जाने पे प्रेशर कितना बढ़ता है, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू। और जब आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम होता है, और एच हाइट ऊपर जाने पे प्रेशर कितना कम हो जाएगा, माइनस रो जी एच। और अल्टीमेटली हम फिर से पी नॉट पे पहुंच गए ना, थ्री बी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, क्यों, तो ये पी नॉट हो गया। तो यहाँ से पी नॉट और पी नॉट तो कैंसिल हो गया, फिर रो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एच की जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू जी के इक्वल आ जाएगी। टीएम समझ में आ रहा है कि जी सर। इससे दूर जाने पे प्रेशर बढ़ता है, और एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जाने पे प्रेशर कितना बढ़ जाता है, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। और ऊपर की तरफ जाने पे प्रेशर कम होता है, और वो कितना कम हो जाएगा, माइनस रो जी एच कम हो जाएगा। ठीक। और जहां हम पी नॉट से चले थे वहीं पी नॉट पे पहुंच गए, तो यहाँ से एच निकलेगा। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट टर्न में। थैंक यू एंड गुड डे। थैंक यू सर।